कैसी प्रैक्टिस चल रही है भाई टेस्ट की? अनिलम प्रैक्टिस करके आए हो आज? रीड करके आए हो? तीनों लॉज? ठीक है। वेरी गुड।
मॉड्यूल में से ना सारे जो फोर्सेस है, टेंशन फोर्सेस और जो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, एक बार वो देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज उठाएंगे। ओके, ऑफ मोशन, तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोशन तुम्हारे न्यूटन के तीनों जो लॉज है उन पे बेस्ड है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें तुम्हारा क्या होता है, सेकंड लॉ। सारे जो क्वेश्चंस है वो न्यूटन के तीन लॉ पे हैं। देखते हैं डिफरेंट तरीके की फोर्सेस यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक फोर्सेस, ये सब इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो वहां पर तुम स्टडी करोगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में से इलेक्ट्रोस्टैटिक कर चुके हो, मैग्नेटिज्म भी चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। न्यूक्लियर और वीक, न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स जब करेंगे तब उसमें बहुत डिटेल्ड में उसका रिवीजन होगा। अभी क्या है, फोर्सेस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है तुम्हारे ये कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में क्वेश्चन सबसे ज्यादा मतलब पूछे जाते हैं, जिसमें पहला फोर्स तुम्हारा आता है कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल फोर्स। दूसरा फोर्स तुम्हारा आता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स पे तो मैं एक अलग से तुम्हें एक दिन एक क्लास लेंगे जिसमें ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम स्पेशली डिस्कस करेंगे, जिसके बाद से तुम्हें कभी भी ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल्ड लेक्चर होगा वो फ्रिक्शन फोर्स का, तो सभी स्टूडेंट हो सके तो ज्वाइन कर लेना। फिर फ्रिक्शन मतलब इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम लोग कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे। नॉर्मल फोर्स देखो एक ऐसा फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से लगेगा, है ना। तो कांटेक्ट में आने से नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर बुक, इसके ऊपर अगर बुक रख दी तो बुक और इस टेबल का जो सरफेस है इसके बीच में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगी। अब नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा हमेशा, देखो ये एक ऐसा फोर्स है जो एक बॉडी दूसरे पे लगाएगी। तो यानी जैसे मान लो अगर ये सरफेस है और ये ब्लॉक है, तो ये सरफेस भी ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा और ये ब्लॉक भी सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जैसे कि ये नॉर्मल N1 हो गया। और वापस ये सरफेस भी ग्राउंड पे लगाएगा। तो यानी ये फोर्सेस कैसे हैं जो एक दूसरे पर कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को जब एक्सप्रेस कर रही है कोई बॉडीज तब एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएंगी। तो ये एक तुम्हारा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो दोनों पे लगेगा, जो भी दोनों सरफेसेस है दोनों सरफेसेस पे नॉर्मल लगेगा। अगर ये तुम्हारा ब्लॉक है तो इसकी वजह से ग्राउंड की वजह से लगेगा, और ग्राउंड पर इस ब्लॉक की वजह से लगेगा, ठीक है। और देखो ये पुश कर रहा है ब्लॉक को, तो यहाँ पे भी नॉर्मल सरफेस लगेगा। डायरेक्शन क्या होगी, जहां पर इन दोनों में कांटेक्ट हो रहा है, अगर यहाँ कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर नॉर्मल सरफेस लगेगी। इंक्लाइन प्लेन में क्या हो जाता है, नॉर्मल ऐसे लगता है तुम्हारा, ठीक है। मान लो ये कोई एक इंक्लाइन सरफेस है और यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखो नॉर्मल कैसे लगाएंगे, नॉर्मल कंपोनेंट कैसे लेंगे, देखो इस तरीके से लेंगे। जो वेट एक्ट करेगा, मान लो कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का जो वेट एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड्स करेगा। फटाफट देखो यहाँ पे, तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है सब, mg। मान लो ये इस ब्लॉक का मास है वो m, ये इंक्लाइन प्लेन थीटा पे है। तो अभी यहाँ पे देखो इस mg के ना कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा mg का, जो कि mg cos थीटा होगा। अब ये mg cos थीटा से ना यहाँ पर इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर किस फोर्स से बैलेंस हो रही है, mg cos थीटा से। तो कई बार नॉर्मल फोर्स क्या होती है, इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरीके से भी देखी जाएगी, है ना। हमेशा परपेंडिकुलर नहीं मिलेगी, कहीं पे होगा कि इंक्लाइंड भी मिल रही है। जैसे फ्रिक्शन में बैंकिंग ऑफ रोड वाले क्वेश्चन करेंगे, वहां पे देखोगे। अब देखो जैसे ये है, दो ब्लॉक्स स्मूथ सरफेस पे रखे हुए, ड्रॉ नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बाय ए ऑन बी।
तो यहाँ पे देखो क्या रखा, यहाँ पे क्या है कि कोई भी नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये दोनों आराम से रखे हुए हैं। नॉर्मल फोर्स कब एक्सर्ट होगी? जब क्या होगा, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पुश कर रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स एक तरीके की कैसी फोर्स है, देखो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स। तो इंटरेक्शन कब होगा? जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पुश करेगा। अगर वो पुश नहीं कर रहे हैं, आराम से रखे हुए हैं, तो उस केस में तुम्हारा नॉर्मल फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ऐसे रख देती। अगर ब्लॉक ए यहाँ रखा हुआ है और ब्लॉक बी इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इस केस में तुम्हारा नॉर्मल जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू देता। इस केस में नॉर्मल तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है? पुशिंग फोर्स, है ना। दूसरे को एक ऑटोमेटिकली पुशिंग फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, बट इस केस में 0 है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। टेंशन फोर्स देखो, टेंशन फोर्स भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है कि ये बहुत, जब बेसिक पढ़ते हैं, जब डिटेल में जाते हैं तब ये चीज पढ़ते हैं। मैं नहीं जाऊंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों है। अब देखो टेंशन कब लगेगा? जब भी किसी भी स्ट्रिंग पर पुलिंग फोर्स लगेगा। मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, अगर जैसे फॉर दिस एग्जांपल, अगर इस स्ट्रिंग को पकड़ के तुम किसी फोर्स से पुल कर रहे हो, तो इस रस्सी पर कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स हमेशा लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे मान लो तुमने यहाँ पर फोर्स लगाया है, तो रस्सी क्या करेगी? एक टेंशन फोर्स जनरेट करेगी, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी? इस डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ठीक है, इस तरीके से टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या होगा? जिस फोर्स जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, उसके जस्ट अपोजिट में तुम्हारा टेंशन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, फोर्स अलग से पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफबीडी बनाना सीख लो, एक कोई अच्छा सा डायग्राम लेके। अच्छा, ये वाला देखो क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से टेंशन? एफबीडी लगाएंगे, इस ब्लॉक का मास डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg। टेंशन क्या होगा? जो एक्सर्टेड फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट। कितना हो गया बोलो टेंशन? टेंशन कितना हो गया? 100 न्यूटन। वेरी गुड। तो टेंशन mg के बराबर हो गया इस केस में। तो कोई और फोर्स नहीं है, तो टेंशन यहाँ पे mg के बराबर हो गया, है ना। तो ये सिंपलेस्ट केस था। देखो इन केस में, इस केस में निकालो तो मुझे सिर्फ टी वन की वैल्यू बताओ सिर्फ। टेंशन, टी1 टेंशन कितनी होगी ए पॉइंट पे? तो सिर्फ ए पॉइंट को उठाओ, और ए पॉइंट पर जितनी भी फोर्सेस लग रही है ना, देखो एफबीडी क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस है ना, सारी फोर्सेस लगा दो, और फिर उन फोर्सेस को बैलेंस करो कि कर रही है या नहीं। नहीं कर रही तो फिर अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ए पॉइंट पे यहाँ तो तुम्हारा mg लग रहा है, जो एफबीडी बना रहे हैं ना, तो डायरेक्ट। तो 100, ठीक है, यहाँ पे 100 लग रहा है। और ये ए पॉइंट से बंधी हुई एक रस्सी है जिसका पास टेंशन T2 है। तो देखो ये T2 का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? T2 का कॉस कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, यस। ये T2 का कॉस कंपोनेंट, यहाँ पे T2 का साइन कंपोनेंट। एकदम ये परपेंडिकुलर होगा एकदम। ये हो जाएगा T2 का साइन थीटा। T2 साइन थीटा जस्ट बराबर होगा किसके? T1। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, बहुत आसान है। T1 बताओ कितना है?
ओनली T1 बता दो। 100/√3। 100/√3। तो देखो फोर्सेस बैलेंस करी, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि T2 cos थीटा 100 के बराबर है। यहाँ से तुम T2 निकाल लोगे, T2 निकालने के बाद T2 sin थीटा को इक्वेट कर दोगे T1 के बराबर। तो T1 किसके बराबर है? T2 sin थीटा। sin थीटा तुम्हें ऑलरेडी गिवन है विच इज sin 30 डिग्री। तो sin 30 कितना होगा? 1/2। और T2 cos थीटा 100 है। cos 30 डिग्री कितना होता है? 1√3/2। √3/2। हाँ, √3/2। तो T2 तुम्हारा हो गया 100/√3/2, यानी 200/√3। 200/√3। तो T1 कितना आ गया? 100/√3 आ गया। T1 कितना आ गया? 100/√3 न्यूटन। सिमिलरली आगे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, अब आगे देखो क्या पूछेगा, T3 बताओ। T3 भी निकाल लोगे। बी पॉइंट पर क्या करोगे? बी पॉइंट पे एफबीडी बना दोगे। तो बी पे देखो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ये तुम्हारी टेंशन T4, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे और 60, और यहाँ पे T4 का साइन 60। ठीक है। और इस पॉइंट से ये पॉइंट जस्ट यहाँ से बंधा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे अभी कोई टेंशन मुझे दिख नहीं रही है। और बी को यहाँ पर कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा? अच्छा T3 है ना, ये टेंशन है तो T3, ये यहाँ पे T3 है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है बी पॉइंट का। हाँ, अभी एक और फोर्स रह गया इस पे, देखो T2। यहाँ पे जस्ट T4 के यहाँ पर T2 लग रही है। T4 cos 60। हाँ, देखो T4 वाले कॉस कंपोनेंट को T2 का कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर देगा? कोस वाला। यहाँ पे T2 ऐसे था ना, एक सेकेंड, ए पॉइंट है ये। तो एंगल 30 था, तो साइन वाला तो इधर आएगा, कॉस वाला इधर आएगा। T2 cos 30 डिग्री। या फिर T4 को T2 के बराबर भी कर सकते हो, या T4 cos थीटा को T2 cos 30 के बराबर भी कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारा T4 आ जाएगा। T4 आने के बाद यू विल इजीली कैलकुलेट T3 कितना आया है यहाँ से, है ना। कॉस कंपोनेंट दोनों को बैलेंस कर दिया तुमने। कॉस कंपोनेंट बैलेंस हो जाएंगे तो T4 आ जाएगा, और T4 यहाँ पे T4 का जो साइन कंपोनेंट था वो तुम्हारे T3 के बराबर आ जाएगा। यही करा है, देख लो। हाँ, पर एक चीज और, यहाँ पे T3 का ये वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा, यहाँ पे T2 वाला है ना, ये रहा। T2 का साइन कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। कॉस इधर आ गया, साइन यहाँ पे, ये ऐड हो जाएंगे T3 और T2 विच इज इक्वल टू T4 साइन 60 डिग्री। 200 आया है भाई T4 तो।
ठीक है, बोलो समझ आ गया ना, कुछ भी नहीं था, जो जैसा कराया वही है। T2 का 30 डिग्री और यहाँ पे तुम्हारे, और इसको बैलेंस कर गया, यहाँ पे आया था T4 का cos 60 डिग्री, तो दोनों बैलेंस होके T4 आ गया। उसके बाद T3 निकालोगे, तो अभी T3 देखो, और अभी इसको बैलेंस करो, ये T2 का कॉम्पोनेंट cos यहाँ वाला जा रहा है, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस में, तो ये T2 का साइन 30 डिग्री, तो दोनों को बैलेंस कर दोगे T4 के बराबर, और यू विल गेट यहाँ से T3 का वैल्यू। वेरी इजी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें बस फोर्स बैलेंस करनी होती है। फिर तुम्हारे एक क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, जो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के होते हैं ना, जैसे ब्लॉक एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, तो ये दो ब्लॉक हैं, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये वाले क्वेश्चन है। इनमें देखो क्या करते हैं, नॉर्मल फोर्स लेंगे और जो एक्सटर्नल फोर्स गिवन है वो, और इनकी इंटरनल फोर्सेस वो देखेंगे। जैसे कि बॉडी डायग्राम देखो अलग अलग, एक 10 kg का है, एक 20 kg है। 20 kg पे भाई 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, जो कि 30 डिग्री है वर्टिकल से, ठीक है। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले 10 किलो 10 kg वाले के लिए। मुझे बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, मैं बनाती जाऊंगी। एक तो 100 न्यूटन लग रहा है, तो वो लग गया। और बोलो इन दोनों, अब देखो ये यहाँ पर एक दूसरे को पुश कर रहा है ना ये ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे 100 न्यूटन से उसको पुश करा रहा जा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो कि 20 kg ब्लॉक लगाएगा 10 kg पे, ऐसे, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लग गया। और बताओ और कौन सा लगेगा, क्या फाइंड करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेसेस, फ्लोर एंड वॉल। अच्छा, मतलब जो फ्लोर है वो भी फोर्स, उसका फोर्स भी बताना है, तो उसका फोर्स मान लो जैसे N1 यहाँ पे दिया हुआ है, N1 हो गया, और एक फोर्स डाउनवर्ड भी लग रहा होगा विच इज mg, है ना। ये फ्री बॉडी डायग्राम, तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर हो गया, और N1 आ गया तुम्हारा mg। अब 20 kg वाला ब्लॉक देखो, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा विच इज mg। 500 के दो कंपोनेंट्स कर लेती हूँ 50 के, तो ये 50 cos 30 हो जाएगा। एक, अच्छा डायरेक्शन देखो भाई, डायरेक्शन ऐसे है इसकी, ओके, ऐसे नहीं बनेगा फिर, डायरेक्शन देखें, ये इस तरीके से है 50 न्यूटन, इसको मैं ऐसे अगर स्ट्रेच कर दूं, दिस इज 50 न्यूटन, और ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे आएगा फिर 50 का कॉस कंपोनेंट। बोलो सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ पे आएगा 50 का साइन कंपोनेंट, ये यहाँ पे ये गड़बड़ है। तरीके अब अब 10 kg वाला ब्लॉक भाई इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, तो ये वाला नॉर्मल ये हो जाएगा N2। अब नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स से बराबर होगी, इक्वल, तो इसको सेम N2 मानेंगे, बट इसकी डायरेक्शन 10 kg ब्लॉक पे यहाँ लगेगी, तो ये हो गया N2। और कौन सी फोर्स लग रही होगी इस पे, नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, जो कि ग्राउंड की वजह से लगेगी, क्या माने N3 माने N। तो अब देख लो तुम्हारे पास सारी फोर्सेस हैं बैलेंस करने के लिए। N2 किसको फोर्स, N2 क्या बैलेंस कर रहा है, 50 साइन 30, N3 दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, mg और 50 cos 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से N1 mg को बैलेंस कर रहा है, सारी निकल गई। देख लो N1 कितना आ गया, मास के बराबर विच इज 100, और N2 भी कितना आ गया 100। N3 यहाँ से तुम्हारा सेम किसके बराबर आ जाएगा, mg प्लस 50 cos 30, तो नॉर्मल ये mg कितना है इसका 200 प्लस 50 cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2, यस, तो ये 200 प्लस 25 √3, N3 आ गया। N3 यानी यहाँ पे N3 यानी ये नॉट N4 है,
ठीक है, इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है, इतना ही कुछ आएगा। 200 + 25, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.7 समथिंग। तो ये N3 आ गया। बोलो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम फोर्स बैलेंसेस करने में? नो मैम। सभी को फोर्स बैलेंस हो गए? Yes, ma'am. तो FBD यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। ये N2 ना, कंफ्यूज मत होना, ये N2 इस वाले ब्लॉक का है, 10 kg वाले का। क्या चीज जो ध्यान में रखनी है? नॉर्मल फोर्स। कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा? जब एक दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस है। तो हर में अगर इंडिकेशन का भी ध्यान रखना, अगर तुमने सिंबल N2 लिया है तो दूसरे का भी N2, वरना फिर पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, अलग फोर्स उसको कंसिडर कर लोगे। अब ये पुली वाले क्वेश्चन है। पुली वाले क्वेश्चन में देखो क्या होगा। पुली अगर मासलेस है, मासलेस पुली, और कौन सी होती है पुली? फ्रिक्शनलेस, है ना। दो केस होंगे। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी पुली है जो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, उसमें क्या होगा? जितनी भी तुम्हारी स्ट्रिंग है, उस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है, और स्ट्रिंग भी कैसी होनी चाहिए? मासलेस। उसमें जो तुम्हारी टेंशन रहेगी हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहने वाली है ना। क्योंकि टेंशन ऐसा है जो हर, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी पुली है जिसका मास है, तो उस पुली का टेंशन हर पॉइंट पे अलग आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। मानो तुम्हारे पास एक ये पुली है, और इस पुली से एक वेट अटैच है। अब मैं बोल रही हूँ कि इस पुली का मास 1 kg है, और नहीं, और इस ब्लॉक का मास है 5 kg, सपोज करो। तो क्या टेंशन, अब मुझे बताओ पहले तो, सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट पे होगी? पुली के किस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होगी? पॉइंट ए, पॉइंट मिड पॉइंट बी, या दिस पॉइंट सी? बेसिक एकदम। पुली के पास मास है, मैम सी पॉइंट पे। हाँ, वेरी गुड। सी पॉइंट पे जो तुम्हारा टेंशन का फोर्स है वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट ने कितना मास कैरी किया हुआ है? 5 किलो तो तुम्हारा ब्लॉक का, और 1 किलो पूरी इस स्ट्रिंग का, है ना, पूरी इस चेन का। तो यानी ये 6 किलो मास को हैंग कर रहा है ना, 6 किलो मास का फोर्स लग रहा है इस पे। तो यानी सबसे ज्यादा टेंशन सी पॉइंट पे होगा, फिर बी पॉइंट पे उससे कुछ कम, और ए पॉइंट पे सबसे कम। तो इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स है वो अलग है। तो इसलिए कहते हैं अगर पुली मास लेस है तभी तुम्हें हर पॉइंट की टेंशन सेम लेगी। चलो, बेसिकली खत्म। समझ में आ गया कि अगर मास है तो सबसे ज्यादा, अगर मास लेस, मास वाली पुली है तो टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? जिस पॉइंट ने सबसे ज्यादा मास को हैंग करके रखा है। तो सी पॉइंट ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा मास हैंग करके रखा है। तो अभी 7th क्वेश्चन करो, क्या है इसका आंसर? मैम 100 न्यूटन। तो टेंशन कितनी आ जाएगी? सेम रहेगी हर ब्लॉक, हर पॉइंट पे, तो 100 न्यूटन। टेंशन 100 न्यूटन है, और क्या पूछा है भाई इसमें? टेंशन 100। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। यही होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल फोर्स भी निकालवाया है इन्होंने, इसकी वजह से नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ना। 100 न्यूटन यहाँ है और 100 न्यूटन यहाँ है, तो ये तो एक दूसरे। देखो टेंशन का 100, अगर ये यहाँ पे 100 है तो टेंशन फोर्स की इस डायरेक्शन में 100 हो जाएगा, और टेंशन इस डायरेक्शन में 100 हो जाएगा। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन पुली। तो ये स्ट्रिंग तो 100 लगा रही है, ये पुली है, तो इस पुली पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि मान लो किसी डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा मुझे, ये
तरीके से, ठीक है। अगर ये 100 है, ये 100 है, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है इन दोनों पुली की वजह से, इन दो स्ट्रिंग की वजह से, देखो पुली ये है जो ये तुम्हारा ये सर्कल सा है ना, ये इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा है। तो स्ट्रिंग दो है, एक ये स्ट्रिंग हो गई और ये दो स्ट्रिंग हो गई, तो इन दोनों स्ट्रिंग की वजह से पूछा है। तो देखो 100 इस पे 100 इस पे, क्योंकि टेंशन सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम, ये कैसे निकालोगे, वेक्टर मेथड, 100 100 का स्क्वायर विच इज 100√2, ये करना था। क्वेश्चन पढ़ लेना, टेंशन नहीं पूछा, स्ट्रिंग में पुली पे कितना फोर्स लगाया वो पूछा है। ये तो बेसिक है एकदम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 10 करो एक बार, बताते जाओ। एक 5 किलो का ब्लॉक है, रोप 2 किलो की है और 3 किलो का सस्पेंड किया, टोटल आ गया 5 7 8 10 किलो। ठीक है, तो होल सिस्टम इज एक्सीलरेटेड अपवर्ड, यानी सारा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रहा है। टोटल नीचे फोर्स लग रही है 10 mg। तो इक्वेशन बैलेंस करो, अगर एक्सीलरेट कर रहा है मतलब F0 और mg बराबर नहीं है, सिस्टम देखो एक्सीलरेशन कब आएगी, जब नेट फोर्स होगा, सुन रहे हो, एक्सीलरेशन कब आएगी, जब नेट फोर्स तुम्हारे पास होगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स होना जरूरी है तभी 120। एक्सीलरेशन। ठीक है, F0 120 आया, देखो कैसे, देखो अब यहाँ पे तुम्हें बैलेंस कई बच्चे करते हैं F0 को इक्वल्स टू 100 कर देते, तो यहाँ पे 100 नहीं होगा क्योंकि सिस्टम इज एक्सीलरेटिंग। अगर ये नहीं गिवन होता तब तुम F0 को 100 कर देते, बट सिस्टम ऊपर जा रहा है, यानी F0 की वैल्यू ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है तुम्हें वो निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो, अब बैलेंस करो। अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी F0 की वैल्यू बड़ी है, तो F0 को माइनस करेंगे 100 से, इक्वल्स टू कितना है 10 × 2। ये क्या लिखा है मैंने, देखो F0 माइनस mg इक्वल्स टू ma। ये इक्वेशन कैसे आई, नेट एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, एक बार एक्सीलरेशन की वैल्यू बताओ, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोलो। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ये एक्सीलरेशन, तुम्हें किसी भी सिस्टम की एक्सीलरेशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो नेट फोर्स देखो क्या क्या लग रहा है इस सिस्टम पे, F0 और वेट, तो वेट कितना लग रहा है 10 g, और टोटल मास कितना है तुम्हारे पास 10। तो बस यही किया है, और एक्सीलरेशन तुम्हें कितनी गिवन है इस सिस्टम की 2, तो इस 10 को मैं यहाँ ले जाऊं, 10 × 2 कर दूं, और ये क्या हो गया F0 माइनस 10 120 g। आ रहा है। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा, तो F0 की वैल्यू सही है तुम्हारी एकदम 120 आ जाएगी, ये 100 और ये 20, तो ये हो गया 120 न्यूटन। इस तरीके से तो एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला लगा लेना, इससे तुम्हें फोर्स निकालने में आसानी हो जाएगी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला नेट फोर्स बाय टोटल मास। दूसरा पॉइंट करो, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप, रोप पर नेट फोर्स कितनी है, रोप का खुद का मास भी है न्यूटन। कितना, तो देखो नेट फोर्स निकालनी है,
ऊपर से एफ नॉट इसको पुल कर रहा है और डाउनवर्ड से इसको वेट। तो 2 kg पर कितना फोर्स लगेगा रोप पे? रोप के ऊपर फोर्स एफ नॉट लगेगा, बट मास अब तुम यहाँ से देखोगे 7 kg। कितने आंसर आ रहे हैं? तुमने डायरेक्ट ही कर दिया एक्चुअल स्ट्रेंथ में नेट फोर्स। चार न्यूटन आ रहा है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 सेकंड रुकना। देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स हमें निकालनी है, एक्सीलरेशन कितनी है इस सिस्टम की 2, और टोटल मास किस सिस्टम का देख रहे हो 2 का, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां से भी 4 न्यूटन आ गया। वाले एक्सीलरेशन से नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, उससे कितना आ गया 4 न्यूटन। ठीक है। ठीक है, फोर्थ थर्ड करो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला समझ आ गया? डायरेक्टली कर सकते हैं, सही है। यस मैम। नेट फोर्स लगा दिया, नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना एक्सीलरेशन का, ये बहुत यूजफुल है, ये वाला, इसको याद रखना। थर्ड पॉइंट करो, टेंशन एट द मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट पे कितनी टेंशन लगेगी? कल वाला है, उसने कितना मास हैंग करके रखा है, 3 और एक 5 kg वाला है ना। और ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन। अच्छा ये 3 है, 3 ये, और इसका बीच वाला पॉइंट जो होगा वो 1 किलो का है ना। 3 और एक ये हो जाएगा 4 kg। टेंशन इसने बीच वाले पॉइंट में 4 kg मास हैंग करके रखा है। तो टेंशन कितना हो जाएगा वेट के बराबर? टेंशन वेट के बराबर हो जाएगा, 40 आना चाहिए। हाँ, ये 4G और ये टेंशन। अब देखो, अब तुम क्या करते हैं, टेंशन को 40 अगर मैं करना चाहूँ कर सकते हैं, पर ये चीज ध्यान रखो कि ये सिस्टम एक्सिलरेटिंग है, तो यानी ये फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा। यहाँ पे तुम टेंशन
वेट के बराबर कर दोगे, पर कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन अब भी है, विच इज 4a। कितना है वो? a 2 है। तो यहाँ से टेंशन कितना आया है? टोटल 48 न्यूटन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तुम डायरेक्ट, मुझे पता है कि क्या करते कि जल्दबाजी में क्या करते कि भाई ये वाला ब्लॉक ऊपर वाला 5 kg, ये तुम्हारी रस्सी है जो कि 2 kg की है, और यहाँ से एक एक्ट कर रहा है 3 kg का ब्लॉक, तो मिड पॉइंट पे निकाला है, तो ये 1 kg हो गया, ये 3 kg। तो वेट कितना जाएगा भाई? अब इस सिस्टम को तुम अलग कर दोगे, है ना, मैं तो कितना ये हो गया तुम्हारे पास 4 kg वाला, यानी यहाँ पे लग रहा है वेट 4g। अब 4g तुम्हारे पता है टेंशन के बराबर है, तो T इक्वल्स टू 4g नहीं करना, याद रखना कि यहाँ पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ है, क्योंकि एक्सीलरेटिंग सिस्टम है। तो क्या करेंगे, टेंशन में से 4g, जो कि नेट फोर्स कितना है 8 न्यूटन, तो टोटल टेंशन कितनी आ रही है 48 है। ठीक है, एक्सीलरेटिंग वाले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो ये वाला करो, 18th क्वेश्चन करके बताओ, सेम क्वेश्चन। अच्छा, आंसर ठीक है इसमें। 18th करो। P पॉइंट। एक्सीलरेशन दिया हुआ है क्या? ए ब्लॉक है जिसका मास दिस इज कनेक्टेड विद अ रोप एंड अपवर्ड फोर्स इज दिस अप्लाइड। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें फोर्स दे दी है, तो तुम खुद देख लो क्या सिस्टम एक्सीलरेटिंग होगा या नहीं होगा। नेट फोर्स कितनी है? होगा, बिल्कुल होगा। नेट फोर्स कितनी है? 180 माइनस 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 15 16 160 है ना, यस मैम। क्योंकि वेट देखा है मैंने टोटल, तो टोटल mg वाला फोर्स देखो टोटल, तो टोटल mg तुम्हारा आ रहा है 160। तो एक्सीलरेशन नेट फोर्स बाय टोटल मास तो कितना है? 16। तो 20/60, तो ये कितना आ गया भाई? 5/, हाँ तो 5/4। यानी सिस्टम भाई एक्सीलरेट कर रहा है। तो अभी टेंशन निकालनी है, तो एक ब्लॉक मान लो ये कितना हो जाएगा पूरा P पॉइंट पे, तो यानी 8 kg का मास, तो यहाँ पे 8 ग्राम यानी 8g फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन लग रही होगी। अब तुम टेंशन को डायरेक्ट 80 मत कर देना, इसलिए एक्सीलरेशन निकाला है। तो क्या होगा, टेंशन -80 इक्वल्स टू 8a। ठीक है, कितना आ रहा है? 90। 90। वेरी। तो जल्दबाजी में सवाल नहीं करने हैं, पहले नेट फोर्स जरूर चेक कर लेना, हमेशा इन क्वेश्चंस में नेट फोर्स हमेशा चेक करो। और इसका बताना 16th का, टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर। अब टेंशन जो है वो एलिवेटर ऑफ वेट के बराबर है, तो क्या एक्सीलरेशन आएगा? नो मैम। नो मैम। यानी अगर ये तुम्हारा एलिवेटर है, अब मान लो जो ये एलिवेटर किसी केबल से कनेक्ट होगी भाई, स्प्रिंग से कनेक्ट होगी, तभी वो ऊपर नीचे जाएगी। अब वो टेंशन जो है वो इसके वेट के बराबर लगी हुई है, तो यानी नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो एक्सीलरेशन 0। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तो कुछ है ही नहीं, यूनिफॉर्म।
तो अभी देखो गोइंग अप विद यूनिफॉर्म, गोइंग डाउन, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, सी और डी, क्या दोनों Option सही three. होंगे? हाँ दोनों सही होंगे, तो सी और डी। अब ये वाले क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, फ्रिक्शन तो नहीं है ना, फ्रिक्शन में अभी नहीं कराऊंगी, ब्लॉक नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम है, बट फ्रिक्शन तो नहीं, नहीं फ्रिक्शन नहीं। अब देखो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम जो विदाउट फ्रिक्शन है, इनमें देखो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर भी फोर्स ही बैलेंस करने हैं। एक कोई भी ब्लॉक है, मान लो एक 50 किलो का दिया हुआ है जो कि 1 किलो के मास पे रखा हुआ है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, तो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया ऑन द 1 kg ब्लॉक, तो एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी, एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, अच्छा अलग अलग एक्सिलरेशन निकालनी है ए और बी की, कैसे निकालें? ये स्मूथ सरफेस है क्या? A horizontal force of 10 न्यूटन is applied, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, पहले 1 kg ब्लॉक का बनाओ, तो ये 1 kg ब्लॉक पे ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल बोलो कितना लगेगा इस पे, 10 kg वाले पे, सॉरी 1 kg, ये जो 1 किलो का ब्लॉक है इस पे नॉर्मल कितना लगना चाहिए? 10 Newton. नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स तो वो होगा ना जो ग्राउंड इस 1 किलो पे लगाएगा, 1 kg वाला ब्लॉक इस पे लगाएगा, तो 51 kg हो गया ना, तो डाउन जो Yes, पूरे इस पर जो पूरा फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 51 kg, तो तुम्हारा जो ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी मान लो कि N1 है, ये तुम्हारा N1 फोर्स है, जो इस पर जब मास निकालोगे तो याद रखना ये 51 के बराबर रखोगे, यहाँ पर क्योंकि कितना वेट आ रहा है देखो 51 kg, ठीक है 51, अब यहाँ पे ग्रेविटी जी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है, अब 50 kg का तो ये है, 50 kg के पास देखो कितना आएगा, यहाँ पे बनाओ डायग्राम, ये रहा 50 kg 1 kg पे कितना फोर्स लगा रहा होगा उसको नॉर्मल बोलेंगे, तो 50 kg 1 kg पे कितना फोर्स लगाएगा, 50 लगाएगा, yes, ma'am. यहाँ पे 50 g आएगा, तो इसका नॉर्मल 50 ग्राम, ठीक है, मतलब 50 g, मैं ग्राम बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, दिस इज ग्रेविटी वाला जी, ओके, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई यहाँ से तुम्हारे पास 500 न्यूटन, यहाँ से एक 510 न्यूटन, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अब बैलेंस करने हैं तुम्हें, वर्टिकल तो हो गए, तो ये 10 न्यूटन से मूव करेगा, तो नेट फोर्स इस पे कितना आएगा, इसके पास तो नेट फोर्स है ही नहीं ना 50 kg के पास एक्स एक्सिस में, तो इसकी एक्सीलरेशन 0, बट अब ए वाले के पास तो है, ए वाले ब्लॉक के पास देखो कितना है, नेट एक्सीलरेशन निकालनी है, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अब देखो सिर्फ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस के तो बैलेंस करके हटा दो, एक्स एक्सिस में सिर्फ तुम्हारे पास नेट फोर्स है 10 न्यूटन का, मुझे अब मास बताओ कि मैं मास कौन सा लूं, 51 लूं, 1 लूं, 50 लूं, 51. F इक्वल्स टू एम ए, है ना, नेट फोर्स 10 है, मास किसका लेंगे फिर, F इक्वल्स नेट फोर्स क्या है, टोटल मास, अब किस, वो जो 10 न्यूटन है वो किस ब्लॉक पे लग रहा है, 1 kg पे ही तो लग रहा है, तो टोटल मास 50 की ले रहे हो, नॉर्मल के लिए लिया था ना कि नॉर्मल पूरे जो ग्राउंड पे लग रहा था तब 51 लग रहा था, तो 51 नॉर्मल बैलेंस हो गया, यहाँ पर जो लगेगा वो कितना लगेगा भाई, 1 kg का, तो एक्सीलरेशन जो ए ब्लॉक की आई है वो आई है 10 मीटर पर सेकेंड, आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
नॉर्मल फोर्स भी देख लो, मैंने, हाँ ये नॉर्मल 510 आएगा, देखो, ठीक है? तो नॉर्मल इज 510। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो एक बार, मैम ऐसे क्यों किया है। मैम ये n1 की वैल्यू 51 कैसे आई है बता दो। गुनगुन आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। अब मैम n1 की वैल्यू 51। N1 की वैल्यू देखो 51। N1 कौन सा ब्लॉक है तुम्हारा, 1 kg वाला, ठीक है, ये 1 kg वाला ब्लॉक है। अब क्या देखना है कि जो 1 kg वाला ब्लॉक है, ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रहा है और ग्राउंड उस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है। अब तुम देखो ग्राउंड पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, 51। देखो यस मैम। तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें जो लास्ट वाला ब्लॉक हो ना, इस पे जब ग्राउंड के टर्म्स में निकालो, तो इसको तुम ऐसे मान लो कि ये 51 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अब ग्राउंड इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर, यही ग्राउंड पे उतना ही वापस लगाएगा, तो इसलिए ये नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, 510। अब बात आई 50 kg वाली। अब 50 kg वाला कौन सा नॉर्मल फोर्स है, देखो, जो 1 kg ब्लॉक पे लग रहा है। अब 50 किलो वाला 1 किलो पे कितना लगाएगा, जितना इसका खुद का वेट है। तो जब ये वाला ब्लॉक लिया तो तुमने इसका वेट सिर्फ 50 लिया, ठीक है। बट वहां पर जब ग्राउंड की बात हो रही थी तो ग्राउंड के ऊपर टोटल वेट कितना था, 51, तो इसलिए 51 लिया। लेकिन जब बी ब्लॉक का नॉर्मल निकाला तो बी ब्लॉक के पास टोटल वेट 50 है, जो कि सिर्फ 1 किलो वाले ब्लॉक को सिर्फ 50 वाले वेट से क्या कर सकता है, प्रेस। बट जो 1 kg वाला ब्लॉक है, बेशक उसके पास खुद का 1 kg है, बट जो 50 kg वाला रखा है वो उस ग्राउंड को कितने उससे प्रेस करेगा, 51 kg से, ठीक है। यस मैम। तो ग्राउंड के लिए जब भी निकालो तो नॉर्मल देख लेना कि ग्राउंड पर कितना वेट लग रहा है ना, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो ग्राउंड में 51 लग रहा है, इस वजह से उस पर भी 51 का न्यूटन का फोर्स आ गया। तो ठीक है, ये वाला करिए, क्वेश्चन नंबर 12। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो टेंशन बतानी है एक्स डिस्टेंस पर कितनी होगी। देखो ये उसी तरीके का ही है कि फोर्स हर पॉइंट पर टेंशन अलग लगेगी, क्योंकि वेट अलग है। इस पॉइंट पे टेंशन अलग, इस पॉइंट पे टेंशन अलग, इस पॉइंट पे अलग और इस पॉइंट पे अलग। सबसे ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ पर, क्योंकि इसने पूरे का टोटल मास संभाला हुआ है। अब तुमसे कितनी दूरी पे पूछी है, एक्स दूरी पर, तो कैसे निकालेंगे टेंशन। Find the tension in the rod at the distance x from the and where the force is applied. तो ऐसे कर लो, अच्छा नहीं फिर तो मास लग जाएगा। इस फोर्स यहाँ पॉइंट पे इधर टेंशन लग रही है, ठीक है, इधर। फोर्स के टर्म्स में निकालना है।
मास कितना हो जाएगा? देखो टेंशन भी एक फोर्स है, तो टेंशन को क्या लिखेंगे? जब तो हम क्या लिखते थे mg के टर्म्स में, यहाँ पे एक बार टेंशन को ma के टर्म्स में लिखो, और मैं कितना मास लेना है मुझे यहाँ से x दूरी का, तो यानी l इसकी लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? m/l। और कितने डिस्टेंस का मास चाहिए मुझे x का, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? m/l इंटू x। तो ये मास आ गया। अब एक्सीलरेशन चाहिए, कितने से एक्सीलरेट कर रहा होगा ये पूरा सिस्टम? इसके टोटल मास से। तो इसका टोटल मास मैंने कैपिटल M माना है, तो F/m। तो ये M से M कट गया, तो मेरा टेंशन F/l इंटू x। ठीक है, तो इस फोर्स का टेंशन इतना आया। तो नेट फोर्स में से अगर ये माइनस कर दूं, F माइनस F/l x, F कॉमन ले लो, कितना आ गया? 1 माइनस x/l। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, F इंटू 1 माइनस x/l। समझ आया क्या किया है? देखो ध्यान से देखो, टेंशन का फॉर्मूला जब तुम लोग ऐसे पुली वाला होता था तो क्या करते थे कि जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतना ही तुम्हारा टेंशन हो जाता था। ये मेरी टेंशन है mg के बराबर। अगर एक्सीलरेशन होता था तो क्या लिखते थे? टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू ma, यही लिखते थे। तो सिमिलरली अब यहाँ पे मान लो कि ये एक ऐसी पुली है जिसके पास वेट है, तो हर पॉइंट पर मास अलग अलग होगा। तो मास का फॉर्मूला मैंने सेम वही लिखा, क्या? फोर्स माइनस टेंशन इक्वल्स टू ma। तो तुम्हें वो मास चाहिए भाई, नंबरों में होता तो तुम निकाल लेते। अब कैसे निकाला? टोटल मास मान लो m है, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? m/l। क्लियर है? कितने दूरी तक का चाहिए? x दूरी का, तो ये मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? F/m। तो F/m एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दी, तो टेंशन तुम्हारी कितनी आ गई? देखो x/l F/xl, तो ये टेंशन आ गई। अब नेट फोर्स कितना है? F। तो F में से ये टेंशन की वैल्यू माइनस कर दो, F/lx, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, अब देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए था कि मैम जरूरी हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सीलरेशन है या नहीं है ना? तुम ये भी तो कर सकते थे कि मैम हम सिर्फ इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ देते। देखो ये पूरा रब कर दिया। बेसिक से एक बार चीज देखो, क्लियर करो कॉन्सेप्ट। अच्छा सवाल है ये। हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम आप टेंशन निकाल रहे हो, टेंशन का फोर्स आपने बताया मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ma, है ना? अब आपने क्या लिखा? मास की वैल्यू निकाल ली, मास पर यूनिट लेंथ, और जितने डिस्टेंस तक मुझे टेंशन यानी इस पॉइंट पे चाहिए था, तो इस इतना मुझे सिर्फ डिस्टेंस चाहिए विच इज x, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सीलरेशन क्या है? F/m, तो आपने F/m कर दिया, तो यहाँ से m से m कट गया, तो टेंशन आना चाहिए था सिर्फ F(x/l), इतना आना चाहिए था। आपने इस वाले फोर्स से माइनस क्यों किया? तो देखो इस वाले फोर्स से माइनस इसलिए किया क्योंकि नेट फोर्स इस सिस्टम पे मुझे बताओ कितनी लग रही है? इस सिस्टम पे नेट फोर्स F लग रही है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर एक्सीलरेशन आएगी। तो एक्सीलरेशन आने की वजह से तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? F माइनस टी इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो F एज इट इज रख लिया है, टेंशन तुमने निकाल ली है कितना? F(x/l), तो F कॉमन ले लिया विच इज 1 माइनस x/l। ये तुम्हारा टेंशन का फोर्स आ गया। समझ आया? यस मैम। क्योंकि नेट फोर्स देखो यहाँ पे वही फोर्स है, तो सिस्टम एक्सीलरेटेड है, तो एक्सीलरेटेड में तुम्हें हमेशा नेट फोर्स निकालना है,
यानी एक्सीलरेशन नेट फोर्स में से माइनस कर दो। अब देखो अगर ये तुमसे इस पॉइंट का निकलवाता कि भाई इस पॉइंट की टेंशन बताओ, इस पॉइंट पर बताओ कि कितनी टेंशन लग रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता पूरा एल डिस्टेंस दूर। तो तुम कैसे बताओ, आंसर बताओ इसका कितना आता, इस लास्ट पॉइंट पे बताओ टेंशन कितनी जीरो। होगी। टोटल एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ लेने की जरूरत ही नहीं है, तो टोटल मास आएगा। और एक्सीलरेशन कितना है, फोर्स बाय एम, तो टेंशन यहाँ पर किसके बराबर है, पूरे एफ के बराबर। एफ माइनस एफ करते तो इस पॉइंट पे टेंशन कितनी आ रही है, जीरो आ रही है ना, इस पॉइंट पे टेंशन जीरो है। टेंशन जीरो है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे आसान है। इनमें क्या करना है, तुम्हें फोर्स बैलेंस करनी है। अब देखो एक्सेलरेशन पूछा है, इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का मैंने तुम्हें बस एक फॉर्मूला बताया है, क्या, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। बाय टोटल मास। अब तुम्हें इंटरनल फोर्स नहीं देखनी, सिर्फ मास, तुम नेट फोर्स देखो। अब देखो जो टेंशन है वो कैसी फोर्स है, फोर्स है ना, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी कट कुटा के नेट फोर्स को। नेट फोर्स यहाँ पे कौन सी होगी, ये वाली जो m2 साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा, यहाँ पे इसका m1 साइन थीटा होगा। टेंशन फोर्स निकालने की जरूरत अभी नहीं है, तो एक्सीलरेशन के केस में कितना हो गया, m2 साइन थीटा माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। अब तुमसे पूछिए टेंशन निकाल लो, तो टेंशन कैसे निकाल लोगे, नेट फोर्स निकालना सीख, नेट फोर्स निकालना है बस, है ना, नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कैसे निकालोगे, किसी भी एक को ले लो, जैसे m1 ले लो, तो m1 में से देख लेना अगर इसका वेट √3 ज्यादा है ना, हाँ, तो सिस्टम यानी इधर की तरफ मूव करेगा एक्सीलरेशन ए से। तो कैसे करोगे, m1 साइन थीटा, जैसे यहाँ पे m1 साइन थीटा माइनस टेंशन इक्वल्स टू m1 ए, यहाँ से तुम्हारी टेंशन निकल के आ जाएगी। अब पता है इनसे क्या होगा, इस वाले से ना तुम्हें वो नहीं लगाना पड़ेगा जो एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, इसके लिए बैलेंस इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन, दोनों कट पिट करके फिर आती, ये नहीं करना। अब तुम्हें एक्सीलरेशन यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी, अब तुम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू रखोगी और टी आ जाएगा, देख लो, है ना, किसी भी एक इक्वेशन में रख के आए ना, यस मैम। आसान है। तो सारे क्वेश्चन एक्सीलरेशन के लिए ऐसे ही करना है, एलिमिनेशन मेथड मत लगाने बैठना, बहुत लेंथी पड़ जाएगा। बस नेट फोर्स निकालो, वहां से एक्सीलरेशन आएगा, तो सब काम कहानी खत्म। इसमें पता नहीं क्या करा रहा है। हाँ, ये आते हैं स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे होंगे कि एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से भी बना हुआ है और एक स्प्रिंग से भी बना हुआ है, अगर स्प्रिंग को काट दें तो नेट टेंशन क्या आएगी, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या वो जैसे ये वाला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देखो, करना एक बार, ये वाला क्वेश्चन करना, करो, सॉल्व करो।
क्या आंसर है? ये स्प्रिंग है, सॉरी ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है। यहाँ से मैंने स्ट्रिंग को काट दिया, तो सबसे पहले एफबीडी बनाओ, कटने से पहले एफबीडी, जैसे ए ब्लॉक का बनाते हैं। अट्रैक्ट कर रहा होगा बी ब्लॉक के लिए यहाँ पे एम जी, यहाँ पे क्या लग रहा होगा? स्ट्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों? के एक्स। अब यहाँ पे याद रखना, स्प्रिंग फोर्स जब लगाओगे तो टेंशन नहीं लगानी, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? के एक्स। तो मैंने स्प्रिंग फोर्स लगाया विच इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। अब ए वाला ब्लॉक देखो, ए ब्लॉक के पास कितना मास लग रहा है? एम जी। यस मैम। और यहाँ पे टेंशन, ये चीज का ध्यान रखना जो वेट लगाओ। तो देखो जो बी वाला ब्लॉक है ना, इसमें यहाँ पर ग्रेविटी के पास दो मास लग रहे हैं, दोनों का वेट। बट अगर यहाँ तक देखोगे तो यहाँ के पास सिर्फ mg लग रहा है। एफबीडी का मतलब ये है कि दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग देख रहे हो, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास स्प्रिंग फोर्स आ गया कितना? 2mg। टेंशन आ गई कितनी? mg। ओके। अब जैसे ही स्ट्रिंग कट जाएगी, यहाँ से टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा एक्सीलरेशन पूछा है, तो टेंशन बच्चों 0 हो गई, तो नेट फोर्स देखो क्या बनाओगे तुम? T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। बोलो नेट फोर्स यही होगा। इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना, नेट फोर्स टेंशन माइनस नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन पूछा है ब्लॉक ए का, और ये स्ट्रिंग कटते ही टेंशन हट गई, तो मास से मास कैंसिल, तो यानी एक्सीलरेशन कितना आया ए ब्लॉक का तुम्हारे पास? ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू से मूव करेगा। ओके। अब बी ब्लॉक का देखो, सी करेगा क्या? करना तो यही चाहिए। बी ब्लॉक का कैसे करेगा? टेंशन हट गया, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? के एक्स माइनस 2mg इक्वल्स टू एम ए। एम ए, ये के एक्स इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्प्रिंग फोर्स अगर मैं एम जी लिखूं, टू एम जी माइनस के एक्स इक्वल्स टू 2 एम ए ना, ये होगा। के एक्स टेंशन के बराबर होगी विच इज एम जी। तो ये देखो, अगर एम का डायग्राम बनाओगे तो एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो अगर के एक्स अगर यहाँ ऐसे लग रहा है, तो इस वाले फोर्स पे लगाओगे तो के एक्स एक्स से भी लग रहा होगा, यहाँ पे भी के एक्स, है ना, इस तरीके से। तो एम जी इक्वल्स टू 2 ma, एम से एम हट गया, तो एक्सीलरेशन आ गई g/2 बाई 2, यानी बी ब्लॉक जो है वो g/2 से मूव करेगा। तो आया ये आंसर? इक्वेशन बैलेंस करिए, जैसे ही कटेगा टेंशन जीरो यानी एम जी इक्वल्स टू एम ए के बराबर हो गया, तो एक्सीलरेशन डायरेक्ट जी आ गया। सेकंड ब्लॉक देखो, एम जी यहाँ पे है, के एक्स यहाँ पे है, तो नेट फोर्स है तभी एक्सीलरेशन है। के एक्स को बराबर 2mg तो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो इक्विलिब्रियम में करोगे तो 2mg माइनस के एक्स लिखा विच इज इक्वल्स टू 2ma टोटल फोर्स इनटू एक्सीलरेशन। अब के एक्स यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा? ये टेंशन फोर्स थी जो कि mg, तो यहाँ के एक्स के लिए क्या लिख दिया? mg फोर्स, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई? g/2। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। बी ब्लॉक का 0, बी ब्लॉक कौन सा लिया है भाई?
ठीक है, इस पास ये शायद इन्होंने देखो उल्टा कर दिया है, इसके पास mg T नॉट और ये T टेंशन। When string is cut, tension became zero, ठीक है, but spring does not change its shape just after cutting. So spring act on the mass B. Yes, spring act करती रहेगी. Again, draw FBD block 4 A and B as shown in figure. ये क्या किया है? V ब्लॉक का टेंशन के बराबर है mg, which is equals to m में क्या किया है अभी? तुम लोगों के क्या आंसर्स आ रहे हैं? एक बार मुझे बताओ, क्या क्या तुम लोगों के क्या क्या आंसर्स आए? आयुष क्या आंसर आया? नहीं किया मैम, सोल्व। नहीं हुआ? नो मैम। अच्छा, देखो भाई, इसका आंसर तो इसके आंसर तो हमसे बिल्कुल अलग आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो जाएगी तो टेंशन जीरो होने के बाद भी तो ये है ए बॉडी डायग्राम। तो टी मैम नॉट इसको आई थॉट इन्होंने kx की वैल्यू जो है वो तो mg इसमें के टी इक्वल नॉट जो रखी माना है है। ना, ये टी नॉट के एक्स फोर्स के एक्स के बराबर है, तो ये रहा ए बॉडी, ए का डायग्राम ने ये बनाया है एम जी के एक्स और ये टेंशन लग रही है, ठीक है, तो टेंशन के एक्स प्लस एम जी के बराबर होगा टेंशन, और यहाँ से के एक्स इसके बराबर है 2mg के बराबर है, ठीक है भाई, थोड़ा सा हमने ही उल्टा पुल्टा कर दिया, देखो यहाँ से ये थ्री बॉडी डायग्राम बने रहने दो। बी का बॉडी डायग्राम देखो, फ्री बॉडी, ये बी ब्लॉक है, तो यहाँ पे mg ब्लॉक 2mg मान सेलेक्ट कर रहा है और मैंने स्प्रिंग फोर्स को kx माना है, इन्होंने टी नॉट माना है, हम kx मानेंगे, तो यहाँ से kx 2mg के बराबर है और ये टेंशन इसके बराबर है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? टेंशन इक्वल्स टू kx प्लस mg, ठीक है, kx इसके बराबर है 2mg के, भाई तो भी तो ये फिर 3mg बनना चाहिए, 2mg तो जब भी नहीं आ रहा। मैम ये नीचे 2mg क्यों लगेगा, सिर्फ mg नहीं लगेगा? ई ब्लॉक पे यस मैम। और बी पे 2mg क्यों नहीं लगेगा? mg क्यों लगेगा? अगर mg लगाएंगे तो फिर तो आंसर सही आएगा, 2mg आ गया यहाँ मैम पे। क्योंकि अगर सिर्फ हम b का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो नीचे तो सिर्फ mg ही रहेगा ना। डाल दिया इस सवाल में, तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी में सिर्फ हम अलग एकदम बिल्कुल सेपरेटेड लेके चलते हैं ना, तो उस वाले का मास, पर अगर ऐसे क्वेश्चन अगर हमने करे हैं और क्वेश्चंस की बात करें, तो अगर पुली वाले करते थे, सिंपल ले लो टेंशन वाला, अगर दो ब्लॉक ऐसे अटैच हैं, ये 2 kg और ये 1 kg जो नॉर्मल अटैच है, ठीक है, मैं तुमसे बोलूं इस पॉइंट पे टेंशन, अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यानी ये ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी, तो तुम जब ब्लॉक बी का बनाओगे तो
टेंशन कितनी आनी चाहिए भाई, तुम पूरा 3 kg तो लेते हो तभी तो टेंशन आती है यहाँ पे। यदि फ्रिक्शन लेते तो पूरा बी का जब टेंशन निकालोगे तो 3 kg को ही तो लेके निकालोगे, 1 kg लेके तो नहीं निकालते ना। क्या तो इस क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा इन्होंने क्या किया है। ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। देखो ये टाइप के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो कराने बहुत जरूरी है। कल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। ये छोड़ दो इस क्वेश्चन को। वह कॉन्स्टेंट मोशन। चलो टाइम हो गया वैसे, तो कल डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज और ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार तुम भी देख लेना इस वाले क्वेश्चन को, मैं भी थोड़ा सर्च कर लूंगी कि क्या गड़बड़ हुई है। सी यू, बाय बाय।